खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और सेशन की शुरुआत दो शब्दों मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां लिखा गया है, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं वो कल जेब में होगा। मतलब आपको अगर सफल होना है तो आपका एकमात्र दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपकी सफलता। और यहां पर अगर आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़े तो आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। इस ध्येय वाक्य को लेकर अपने जीवन को और अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन करते रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे विकल्प जो दिए हैं, पहला 24 सितंबर, दूसरा 21 सितंबर, तीसरा 22 सितंबर, चौथा 20 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो WWF संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया। और कब से? 2010 में घोषणा किया गया और पहली बार 2011 में इसे मनाया गया। अगर हम बात करें WWF की तो इसकी स्थापना आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जीवों से प्रश्न लगातार बनते हैं। जैसे बात हो रही गैंडे की तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो भारत में एक सींग वाले गैंडे जो हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये कहां से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है और इसे पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक गैंडे कहां पाए जाते हैं या किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो असम राज्य होगा। आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें हंगुल मृग भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो हंगुल मृग जो है ये दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहां पर हंगुल मृग पाया जाता है। अगर बात हो एशियाई शेर की, एशियाई शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क। ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और यहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। आपको याद रखना है भारत का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। और संघाई हिरण कहां पाए जाते हैं? तो संघाई हिरण जो है ये केवल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यहीं पे आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ये दिवस के बारे में बात हो रही थी तो हाल ही में हमने 21 सितंबर के बारे में पढ़ा है। तो आपको याद रखना है 21 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस के रूप में, साथ ही साथ विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर की दोस्तों तो आपको जरूर याद रखना है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले 5 सितंबर की तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ें और देखें। यहां देखिए WWF का फुल फॉर्म दिया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसका फुल फॉर्म है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पांडा जो है WWF का प्रतीक चिन्ह है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। हाल ही में किस देश को
उच्च रक्तचाप नियंत्रण की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब यहां देखिए, पहला दिया गया ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा फ्रांस। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, ये विकल्प नंबर बी सही होगा। मतलब उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, इसके कंट्रोल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वास्तव में यह जो एक विशेष प्रकार का पुरस्कार है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो WHO के द्वारा दिया जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण संस्था की बात हो रही है, तो आपको जरूर याद रखना है WHO से संबंधित जानकारी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है, आपको जरूर याद रखना है। इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय जो है ये जिनेवा, WHO स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जी जो हैं, ये WHO के प्रमुख हैं। साथ ही साथ अब यहां ध्यान रखना है, उच्च रक्तचाप से संबंधित प्रश्न है, तो इसके कंट्रोल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि विशेष प्रकार का पुरस्कार होता है। और किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो WHO के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसमें प्रतिभाग करने कौन गए थे भारत की तरफ से, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है, बात हो रही थी रक्त की, तो आपको यहां से याद रखना है रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण साइंस के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनता है। जैसे अगर बात की जाए कि रक्त क्या है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है रक्त क्या है, तो यह तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक आपसे प्रश्न विकल्प दिया रहेगा, रक्त क्या है, तो उसमें तरल संयोजी ऊतक है जो है ये रक्त है। साथ ही साथ रक्त की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त की खोज की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रक्त हल्का क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मानव में कितने लीटर रक्त होते हैं, तो लगभग 5 लीटर रक्त होता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो वो माइनस है। जबकि सर्वग्राही रक्त समूह की बात की जाए तो AB प्लस है। आपको और भी प्रश्न याद रखने हैं। जैसे अगर बात की जाए कि रक्त किनका संगठन है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा जो है, इसमें 55% हिस्सेदारी होती है। RBC और WBC, RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों का संगठन जो होता है ये 45% का होता है। एक प्रश्न और याद रखिए कि रक्त का निर्माण कहां होता है, तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। इसी को बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रक्त की खोज, तो कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। विलियम हार्वे जो हैं, ये रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता के रूप में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, रक्त से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है, तो विटामिन के जो है ये जिम्मेदार होती है रक्त के थक्का बनने के लिए। अगर रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए पूछा जाए, तो वहां हिपैरिन नामक तत्व जो होता है ये जिम्मेदार होता है रक्त के थक्का को ना जमने देने में। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आपको जरूर इनको याद रखना है और ये आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आइए यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव नेशनल लेवल स्केल अप कंपटीशन मेरिट, यहां देखिए दिया गया है और इसी के माध्यम से भारत को एक विशेष प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किसे राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यहां देखिए पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021, यहां जो संस्थाएं दी गई हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा भारत हैवी लिमिटेड, चौथा जो दिया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। यहां जो
सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब यहां से पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, अगर हम उनको रिकॉल कर लेते हैं तो हमारे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में गलत होने वाले नहीं है। जैसे अगर बात किया जाए बोल्टमैन मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो दीपक धर जी को, और ये कहां से संबंधित है, कानपुर आईआईटी से संबंधित है। अगर हम बात करें नेताजी पुरस्कार तो किसे दिया गया है, शिंजो आबे जी को दिया गया है। अगर बात की जाए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार या पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है, और ये कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। अगर बात करें वीटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो चारुतास मिश्रा को दिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की 2022 तो पहले स्थान पे किसे दिया गया है, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात कर लें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदरस मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है यहीं से अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपको जरूर याद रखने हैं और परीक्षाओं में आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आइए यहाँ एक पिक्चर के माध्यम से आपको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में बताए जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिका के बीच कौन सा एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया है काजिंद, दूसरा अभ्यास, तीसरा पिच ब्लैक, चौथा अलनगा। यहां जो सही हमारा विकल्प है यह विकल्प नंबर बी सही होगा, अभ्यास। अब जैसा कि अभ्यास इसका नाम ही है और आपके एक्सरसाइज में भी युद्धाभ्यास जुड़ा होता है, तो आपको यूएसए के साथ और भारत के साथ होने वाले युद्धाभ्यास के नाम जरूर याद होने चाहिए। अगर हम बात करें हाल ही में वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास नामक जो एक्सरसाइज है ये दोनों का आयोजन किया गया था, और वास्तव में ये दोनों किन देशों के बीच में होता है, यूएसए और भारत के बीच में ये दोनों आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास हैं। साथ ही साथ आपको यहीं पर मालाबार युद्धाभ्यास भी याद रखना है, और ये किन देशों के बीच में होता है, ये क्वाड देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और क्वाड देश कौन कौन से हैं, जापान है, यूएसए है और उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये चार देश जो हैं क्वाड देशों के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हाल ही में जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है ये भारत के किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब युद्धाभ्यास से बात हो रही तो काजिंद को याद रखिए, कजाकिस्तान से भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें पिच ब्लैक की तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो पिच ब्लैक। अलनगा की बात करें तो ओमान और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, अलनगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास, सिम्बेक्स।
अगर हम बात करें धर्म गार्जियन की, धर्म गार्जियन, साथ ही साथ आपको याद रखना है जाइमेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो जापान और भारत के बीच में आयोजित होता है ये धर्म गार्जियन और जाइमेक्स। आपको याद रखना है सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ये किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में, जबकि स्लिनेक्स और मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास जो होता है ये श्रीलंका देश के साथ होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए भारतीय तट रक्षक दिखाया गया है, तो इसे इंडियन कोस्ट गार्ड IOC के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न यहां याद रखिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन हैं? तो वीरेंद्र पठानिया जो हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल के लिए किसे नियुक्त किया है? यहां देखिए पहला दिया गया है कमल नारायण सिंह, दूसरा YB चंद्रचूड़, तीसरा L नागेश्वर राव, चौथा VN रमन्ना। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर C सही होगा। काफी समय से भारतीय ओलंपिक संघ विवादों में रहा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है और उसके अध्यक्ष के बारे में इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है और उसके लिए L नागेश्वर राय जी को चुना गया है। और ये न्यायमूर्ति L नागेश्वर जी जो हैं ये इस कमेटी के निर्वाचन, साथ ही साथ इसके निर्वाचक मंडल और संशोधन की जो कार्य होगी उसकी देखरेख में कौन होगा? तो L नागेश्वर राव जी होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख कौन थे? तो नरेंद्र बत्रा जी थे। इन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना जी को। किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां से उच्चतम न्यायालय के बारे में बात हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय में सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अगर एक साथ हम समराइज कर लें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। जैसे अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। और ये किस भाग में है? तो भाग भी याद रखिए, भाग 5। कौन सा? भाग 5। साथ ही साथ आपको यहां ध्यान रखना है उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में यहां पर न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो 33+1 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर है। अगर बात कर लें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या जो उच्चतम न्यायालय है इसमें 4 है। भारत में टोटल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? भारत में कुल जो उच्चतम न्यायालय हैं इनकी संख्या 25 है। और जो न्यूनतम, जो आपका नवीनतम है ये आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बन रहा है भारत का 25वां उच्चतम न्यायालय। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? यू ललित जी को चुना गया है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यहां अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने की शक्ति वर्णित है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय से संबंधित कि इसका वर्तमान स्ट्रक्चर 33+1 है, लेकिन इसका पुराना या शुरुआत में इसका स्ट्रक्चर क्या रहा था? तो इसमें 7+1 इसका स्ट्रक्चर जो है, जो पुराना प्राचीन स्ट्रक्चर था ये 7+1 था। साथ ही साथ किस
आर्टिकल में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में वर्णन है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल कानिया जी थे, और वर्तमान में 49वें कौन है, यूयू ललित है। दो प्रश्न और याद रखिए यहां से। कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमल नारायण सिंह जी थे, और ये किस क्रम के थे, 16वें थे, और इनका कार्यकाल मात्र 18 दिन का। कितना, मात्र 18 दिन का। जबकि अगर हम बात करें सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो वाई.बी. चंद्रचूड़ जी का रहा है, और ये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका कार्यकाल 7 वर्ष से अधिक रहा। अब यहां कार्यकाल की बात हो रही है, तो आपको जरूर याद रखना है मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष इसकी आयु सीमा जो है ये निर्धारित है, और इसी कार्यकाल में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें कि 48वें कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के थे, तो एन.वी. रमन्ना जी जो थे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, और 49वें के रूप में यूयू ललित जी हैं। और इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ही साथ एल नागेश्वर राय जी के पिक्चर को दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही REC लिमिटेड को महारत्न के रूप में घोषित किया गया। वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो देखिए पहला दिया गया 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 14। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा। वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। अब इसमें जो आपकी 12वीं महारत्न कंपनी है ये REC लिमिटेड है। तो यहां फुल फॉर्म इसको देखें, इसका जो फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात हो रही है भारत के महारत्न कंपनियों की, तो एक सूची के माध्यम से अगर हम देखें कि भारत के कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, तो यह प्रश्न हमारे लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत, देखिए पहला दिया गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, साथ ही साथ दूसरा दिया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गेल इंडिया लिमिटेड, और पांचवा जो दिया गया है आपका पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड। और 11वां कौन था, तो 11वां आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। जबकि 12वां भारत के महारत्न कंपनियों के रूप में कौन है, REC लिमिटेड है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चित ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा किस भारतीय राज्य में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। यहां जो सही विकल्प है हमारा ये राजस्थान राज्य के द्वारा। अब यहां बात हो रही है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की, तो आपको जरूर याद रखना है कि ये किसकी कंपनी है, तो जेफ बेजोस जी की ये कंपनी है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो गौतम अडानी जी बन गए हैं। और दूसरे स्थान पे थे कौन, तो जेफ बेजोस जी थे। इन्हीं को रिप्लेस करके गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में बन गए हैं। अगर हम बात करें इनकी कंपनी जो है अमेजन, इसके CEO कौन है, तो इसके CEO जो है जेफ बेजोस जी थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस समय अमेजन के जो CEO हैं ये एनडी जेसी जो हैं वर्तमान में अमेजन के CEO हैं। साथ ही साथ आपको अब राजस्थान से बात हो रही है, तो आपको जरूर याद रखना है ये कितने मेगावाट सौर ऊर्जा होगा, तो ये 420 मेगावाट, 420
मेगावाट जो है ये इसकी क्षमता होगी। अब राजस्थान से बात हो रही, तो राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में अपना 72वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने वाला, सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। जल पुरस्कारों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे राजस्थान राज्य है। अगर हम बात करें 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। राजस्थान राज्य की कुछ योजनाएं प्रचलित हैं, आपको याद रखना है। चिरंजीवी योजना, साथ ही साथ बोल्ड योजना और आपको अनुकृति योजना, ये 3 योजनाएं जरूर याद रखना है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है केवला देव पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। जबकि सांभर झील का संबंध किस राज्य से है? यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो है ये एक राजस्थान राज्य में किया गया। आपको याद रखना है देवेंद्र झाझरिया जो कि पैरा ओलंपिक पहले खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। और किसे समर्पित है? जैन मुनि को समर्पित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए अमेजन का पिक्चर दिखाया गया है, साथ ही साथ जेफ बेजोस का पिक्चर दिखाया गया है। आपको जरूर याद रखना है कि दूसरे स्थान पे कौन आ गए हैं? भारत के गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में बने हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो यहां देखिए सत्येंद्र सिंह लोहिया दिया गया है, एल्विस हजारिका दिया गया है, रिदिम मेमानिया दिया गया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा, सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं। अब यहां सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से है। और ये पैरा स्विमर है, आपको जरूर याद रखना है क्योंकि हाल ही में हमने पढ़ा है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले कौन से हैं? तो ये एल्विस हजारिका हैं और सबसे अधिक उम्र 45 प्लस की उम्र में पार करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको याद रखना है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना कब घटित हुआ था? तो आपको याद रखना है 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना घटी थी और इसका संबंध कहां से है? भोपाल राज्य से है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सोया सिटी के नाम से सोया सिटी और टाइगर स्टेट के नाम से कौन से प्रदेश को जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्यों का क्रम क्या है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। आपको क्रम जरूर याद रखना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में पहला जियो पार्क, भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। साथ ही साथ आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। और यह किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगर हम बात करें पहले समुद्री समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक को भारत के पहले समुद्री समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि वन क्षेत्र वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वन क्षेत्र वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? दूसरा छत्तीसगढ़ है। दूसरा छत्तीसगढ़ है। तीसरा कौन सा है? तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक मैप के माध्यम से देखें नॉर्थ चैनल को। तो यहां देखिए नॉर्थ चैनल को दिखाई जाने की कोशिश की गई है, जिसमें यहां आप देखिए यूके स्कॉटलैंड और यहां यूके आयरलैंड, मतलब स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मध्य में नॉर्थ चैनल है और इसी को पार करने वाले पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? आपको नाम के माध्यम से बताया गया है। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नॉर्थ चैनल के पास ही डोवर बैंक है और डोवर बैंक में गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं इकट्ठा होती हैं या मिलती हैं और यह मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कई बार प्रश्न बना है कि डोवर स्थल जो है यह किस लिए चर्चित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? अब यहां पहले अंबेडकर सर्किट से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित स्थलों को चिन्हित किया गया है और उन स्थलों को ही अंबेडकर सर्किट के नाम से जाना जाता है। अब विकल्प के माध्यम से अगर हम देखें, पहला दिया गया नागपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा मुंबई, चौथा महू। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, इंदौर। अब यहां अंबेडकर जी से संबंधित कुछ स्थल हैं, जैसे अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म कहां हुआ था? तो महू जनपद है, महू जिला है और ये कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा लंदन में हुई है। अगर बात करें दीक्षा की, तो इनकी दीक्षा जो है आपको याद रखना है नागपुर में हुआ था। अगर हम बात करें यहां चैत्य भूमि से संबंधित, तो आपको याद रखना है चैत्य भूमि कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। आपसे कई बार पूछा गया कि चैत्य भूमि किससे संबंधित है? तो वी आर अंबेडकर जी से संबंधित है, जो कि मुंबई में है। और अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण कब का संबंध कहां से है? तो महापरिनिर्वाण जो है ये दिल्ली से संबंधित है। अब इन स्थलों को जोड़ना यही क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य अंबेडकर सर्किट का है। मतलब अंबेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्थल है, चाहे वो जन्म स्थल हो और शिक्षा स्थल हो, दीक्षा स्थल हो, चैत्य भूमि हो, महापरिनिर्वाण हो, इनको जोड़ना जी हो है वो अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत आता है। अब अंबेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो बी आर अंबेडकर जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि यरवदा जेल में किस किस के बीच में समझौता हुआ था? पूना पैक्ट, जिसे नाम दिया गया था पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? ये 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। साथ ही साथ पूछा जाता है प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी आर अंबेडकर जी थे। और इसमें कितने मेंबर थे? तो 6+1, मतलब 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष के रूप में बी आर अंबेडकर जी थे। आपसे पूछा जाता है कि बी आर अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। साथ ही साथ आपको याद रखना है मूक नायक और जातियों का अंत नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो बी आर अंबेडकर जी के द्वारा ये पुस्तकें हैं, मूक नायक और जातियों का अंत। आपसे याद रखना है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आपसे ध्यान रखना है कि अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अंबेडकर जी को। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं।
आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक प्रश्न और भी याद रखिए। महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज बनवाया गया है और ये किससे संबंधित है? बी.आर. अंबेडकर जी से संबंधित है। आइए इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस विस्तार और आईएनएस निपुण, आईएनएस विस्तार और आईएनएस निपुण को कहां से नौसेना में शामिल किया गया? पहला विशाखापट्टनम, दूसरा कोच्चि, तीसरा मचगांव, चौथा जो दिया गया है बेंगलुरु। यहां जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से प्रारंभ किया गया। और ये दोनों मतलब आईएनएस, यहां आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवी शिप, आईएनएस विस्तार और आईएनएस निपुण, ये कहां पर बनाए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में बनाया गया। कहां बनाया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में बनाया गया है। साथ ही साथ इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? नौसेना में कमीशन किसके द्वारा किया गया? तो आर हरिकुमार जी द्वारा इसे नौसेना में शामिल किया गया। यहां से आपको याद रखना है आर हरिकुमार जी से संबंधित कि नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार है, जबकि थल सेना के कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं और वायुसेना के विवेक राम चौधरी जी। साथ ही साथ हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में रही बिंदु रही हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें आईएनएस विक्रांत, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी मतलब 100% स्वदेशी निर्मित है। और कहां से बना है? ये कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 सितंबर को इसे राष्ट्र को या नौसेना को समर्पित किया गया या नौसेना में कमीशन किया गया। अगर हम बात कर लें आईएनएस अजय और आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में, तो इन दोनों को डीकमीशन किया गया है। आईएनएस अजय को सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता था और इसे 32 वर्ष के बाद डीकमीशन किया गया और आईएनएस सिंधु ध्वज को 35 वर्ष के बाद डीकमीशन किया गया। अगर हम बात करें आईएनएस तारागिरी से संबंधित तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है? तो हल्के जहाज का निर्माण जो है और भारत के द्वारा किया जाना है। कितने जहाजों का? 7 जहाजों का निर्माण किया जाना है और 5वां कौन है? आईएनएस तारागिरी है। इसे प्रोजेक्ट 17A के रूप में जाना जाता है। और तारागिरी इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि महाराष्ट्र में तारागिरी पर्वत है, इसी के नाम के कारण इसका नाम तारागिरी पड़ा है। और ये मझगांव शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। आपको याद रखना है आईएनएस विस्तार, आईएनएस निपुण, इसका निर्माण कहां पर किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है और यहीं पर नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार जी द्वारा इसे कमीशन किया गया। अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की 100% स्वदेशी है, 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया। अगर बात करें आईएनएस अजय की, आईएनएस सिंधु ध्वज का, तो इसको लंबे समय की सेवा के बाद क्या किया गया? डीकमीशन किया गया। आईएनएस तारागिरी की बात करें प्रोजेक्ट 70A से संबंधित है और मझगांव शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया। और टोटल कितने बनाए जाने हैं? टोटल 7 बनाए जाने हैं और इसमें 5वां कौन सा है? तारागिरी है। तारागिरी इस नाते है क्योंकि इसके नाम जो है महाराष्ट्र के तारागिरी पर्वत के कारण पड़ा हुआ है और इसे आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए यहाँ ये आईएनएस विस्तार और आईएनएस निपुण, इन दोनों को दिखाया गया है। यहाँ लास्ट में 2 शब्द आपसे कहना है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है, मतलब आपको अपनी हार से घबराना नहीं है। यकीन मानिए अगर आपका हार है तो निश्चित रूप से आप जीतने वाले हैं। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।